बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रैकेटिंग मेथड। और ब्रैकेटिंग मेथड में जो सबसे पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है बाइसेक्शन मेथड। तो ब्रैकेटिंग मेथड का मतलब ये है कि ये मेथड उन फंक्शंस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है कि जो फंक्शन अपने रूट की विसिनिटी में साइन को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक फंक्शन को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, राइट। और ये है आपका फंक्शन, हम कोई एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं, राइट। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये फंक्शन एक्स एक्सेस पर जहाँ इंटरसेप्ट होता है बेसिकली वही आपका रिक्वायर्ड रूट होता है, यानी यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ब्रैकेटिंग मेथड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास रूट है, अगर ये फंक्शन जो है ये इस रूट की विसिनिटी में अपनी साइन को चेंज करता हो तो इस तरह के मेथड को हम कहते हैं ब्रैकेटिंग मेथड, राइट। तो बाइसेक्शन मेथड ब्रैकेटिंग मेथड की एक टाइप है, यानी मेन हमारा मेथड ब्रैकेटिंग मेथड है, उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है बाइसेक्शन मेथड। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। और ये ब्रैकेटिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 इनिशियल गैसेस की ज़रूरत होती है। तो सपोज़ कीजिए कि ये 2 इनिशियल गैसेस हैं हमारे पास, ए एंड बी। और अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये बताएं कि एफ ऑफ ए क्या है, तो कॉमन सेंस के एफ ऑफ ए नज़र आ रहा है विच इज़ लेस देन 0। ये देखिए लेस देन 0, राइट। और यहाँ पर अगर आप एफ ऑफ बी कहते हैं तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो एफ ऑफ बी है आपके पास वो है ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो ये जो आपके पास रूट है, जिसे मैं सपोज़ कीजिए कि सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो आपके पास रूट है, ये रूट अपनी विसिनिटी में, यानी ये जो फंक्शन है और ये जो रूट है, ये रूट अपनी विसिनिटी में साइन को चेंज करता है, फंक्शन की वैल्यू को चेंज करता है। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस तरह हम जो है ये यानी ये एक बेसिक कंडीशन है ब्रैकेटिंग मेथड के लिए, राइट। तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट फाइंड आउट करना होता है और फिर आपने उसके ऊपर बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करना होता है, राइट। तो इसीलिए हम इसको ब्रैकेटिंग मेथड कहते हैं। आप इसे ब्रैकेट भी कह सकते हैं, आप इसे इंटरवल भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी कि जो फंक्शन है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली लेस देन 0 होना चाहिए। नज़र आ रही है ये बात? अगर ये फंक्शन का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होगा तो इट मीन्स कि आप ये ए और बी जो हैं वो एक ब्रैकेट बन जाएंगे। तो इसका ये मतलब होगा कि इसकी विसिनिटी में जो है वो चूँकि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इट मीन्स इस ब्रैकेट के दरमियान कोई ना कोई रूट एग्जिस्ट करता होगा आपका, जो मैं अभी आगे चलकर आपको डिटेल से बताता हूँ। अच्छा जी, जो बाइसेक्शन मेथड है, जैसे कि नाम से पता है कि आप रूट को, यानी ये जो हमारा फाइनल रूट है, इस रूट को फाइंड आउट करने के लिए आप इस इंटरवल को सिंपली क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये कैसे बाइसेक्ट करते हैं? बाइसेक्ट करने का सिंपल जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है आपके पास, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी इस इंटरवल को आप बाइसेक्ट करते हैं तो आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट रूट मिलता है। तो यहाँ पर हमने इस रूट पर अप्रोच करने के लिए बस इस इंटरवल को बाइसेक्ट करते जाना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, और बेसिकली जो बाइसेक्शन मेथड है वो बाइसेक्शन मेथड एक कैलकुलस में एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT भी कहते हैं। तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की एक रिपीटेड एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं बाइसेक्शन मेथड। अब ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है, ज़रा इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का मतलब ये है, यानी इसकी जो बेसिक स्टेटमेंट है, मैं फॉर्मली स्टेटमेंट तो नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए कि ये आपका जो फंक्शन है ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी मेन शर्त है किसी स्पेसिफिक इंटरवल में, यानी किसी क्लोज इंटरवल में a, b। जिस तरह यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये देखें फंक्शन आपका कंटिन्यूस है और फॉर एग्जांपल ये क्लोज इंटरवल है, राइट। और ये बात आप जहन में रखिएगा, चूँकि हम इसको ब्रैकेटिंग मेथड कह रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि रूट की विसिनिटी में फंक्शन अपनी साइन को चेंज कर रहा होता है, राइट। यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही थी। यानी इन शॉर्ट ये कि ब्रैकेट फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि आपने 2 ऐसी इनिशियल गैसेस को सपोज करना है जिस पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। अब ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता क्या है? कहता ये कि फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हो, जो फंक्शन कंटिन्यूस हो किसी क्लोज इंटरवल पे, राइट। और एंड इफ एफ ऑफ ए
एंड एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो भी प्रोडक्ट है, एक तो ये कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो नॉन ज़ीरो हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नॉन ज़ीरो, एंड हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, तो देन देयर इज एट लीस्ट one real solution, और आप इसको क्या कह सकते हैं, रूट कहते हैं, ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है आपके पास, ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। जरा हम इसको वापस से देख लेते हैं। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको ये बताता है कि सपोज आपका कोई फंक्शन जो है वो अगर कंटिन्यूस है और फंक्शन यानी इसके इंटरवल पर जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो नॉन ज़ीरो हो और ऑपोजिट साइन हो। ऑपोजिट साइन का मतलब इन दोनों फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 के बराबर होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इस चीज़ को इंश्योर करता है। देन देयर इज एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट इन ए बी। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये बताता है कि अगर जब भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या इन शॉर्ट आप प्रॉब्लम के अंदर एक ब्रैकेट को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये बताता है आपके पास कि इस इंटरवल के दरमियान कंपलसरी है कि एक रूट आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो रूट आपने फाइंड आउट करना है। अब उस रूट को किस तरह फाइंड आउट करना है ये हम बताते हैं आपको। तो इस रूट को आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करने वाले हैं, अपने इंटरवल को बाइसेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने इस प्रॉब्लम के अंदर बताया आपको, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप ज़रा फिर से फोकस कर लें, या चले मैं आपके लिए यहाँ पर ये वाली डायग्राम जो है वो रीमेक कर लेता हूँ। ये मैंने एक फंक्शन, और ये बेसिकली मैंने फंक्शन बना लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसकी, और सपोज ये है आपका इंटरवल सपोज यहाँ पर, और सपोज ये इंटरवल भी कह सकते हैं आप, इसको इनिशियल गैसेस भी कह सकते हैं, जो भी आपको दिल चाहती है। ये आपके इनिशियल गैसेस हैं, और शर्त कुछ ऐसी है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो लेस देन 0, ये आपका फाइनल यानी रिक्वायर्ड रूट है बेसिकली, ठीक है जी। अब ये देखिए कि इसके ऊपर बाइसेक्शन मेथड कैसे अप्लाई करता है। तो यानी इस प्रॉब्लम के अंदर हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारा ये फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, तो हमने ये बात मान ली है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। और हमने ये भी सपोज कर लिया कि जो एफ ऑफ है यानी कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर, राइट। और हमने ये भी बता दिया है कि ये जो एफ ऑफ ए है, सपोज कीजिए कि ये ग्रेटर देन 0 है, एंड एफ ऑफ बी जो है वो लेस देन 0 है, और वाइस वर्सा, यानी आप इसको एफ ऑफ जो ए है उसको आप लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी जो है वो आप ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं। यानी सच दैट होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी ये लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक। देन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है कि यहाँ पर एक रूट एग्जिस्ट करता है। अब वो रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगी, देन फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, वो अप्रॉक्सीमेशन आप जो है वो निकालेंगे x1 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 से, यानी आप करने वाले हैं अपने इंटरवल को बाइसेक्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, अपने इंटरवल को बाइसेक्ट करना होगा। तो सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर अपने इंटरवल के, जब मैंने a और b को बाइसेक्ट किया, तो सपोज कीजिए कि मेरे पास ये आपके पास x2 यानी बाइसेक्ट के टाइम ये वाली आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है, सॉरी x1, ये आपका आ गया फर्स्ट रूट। ये क्लियर हो गई बात कि a और b इस इंटरवल को जब आपने बाइसेक्ट किया तो ये आपके पास रूट आ गया। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है, यानी ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो है आपके पास इंटरवल को हमेशा जो है वो बाइसेक्ट कर रहा होता है, यानी इंटरवल को हमेशा डिवाइड कर रहे होते हैं इसमें हम। इंटरवल इज ऑलवेज डिवाइडेड, यहाँ पर इंटरवल जो है वो हमेशा डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है जी। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये इंटरवल की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली हाफ हो जाती है, ठीक है, यानी वो हर स्टेप के अंदर जो आपका इंटरवल होता है वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और हम इसको नेक्स्ट आइटरेशन कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, नेक्स्ट आइटरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जो नया रूट निकला, यानी एफ ऑफ x1
ज़रा स्पेस कम है, यहाँ पर देखें। तो अगर आप नोट करें कि यहाँ पर ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये एक्चुअली लेस देन 0 है, नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नेक्स्ट इंटरवल कौन सा होगा, तो अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, यानी x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। इसी तरीके से a के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन b के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब आपने जो नेक्स्ट इंटरवल चूज करना है वो इंटरवल आपका कौन सा चूज होगा, क्लोज इंटरवल x1 एंड b। क्लियर है? तो ये जो नेक्स्ट इंटरवल है आपके पास, ये इंटरवल आपके पास होगा x एंड b। तो फॉर सेकेंड आइटरेशन, ये मैं भी आपको एग्जाम्पल करके भी दिखाता हूँ। फॉर सेकेंड आइटरेशन क्लोज इंटरवल मस्ट बी g। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये बेसिकली x1, b हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नेक्स्ट रूट कैसे आप निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट रूट निकालने के लिए आपने x1 को b से डिवाइड करना होगा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो अब आपने इस इंटरवल को बाइसेक्ट करना होगा। तो जब आप इस इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे तब आपके पास एक नया रूट मिल जाएगा। सपोज कीजिए कि ये मिल गया आपको x3, इसको बाइसेक्ट करने से, राइट। अब अगर आप नोट करें तो इस x3 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कैसी हो गई, नज़र आ रहा है कि f ऑफ x3 जो है वो बेसिकली ग्रेटर देन 0 है। तो अब आपका नेक्स्ट आइटरेशन के लिए इंटरवल क्या होगा, अब आप नोट करें कि ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है फंक्शन की, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है। तो अब आपका ये आपका फाइनल ब्रैकेट हो जाएगा। और इस रूट की विसिनिटी में अगर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही हो तो बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि रूट फाइंड आउट करने के लिए आपने इस इंटरवल को बाइसेक्ट करना होगा, राइट। तो आपको एक और आइटरेशन बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो थर्ड आइटरेशन की तरफ चलें, फॉर थर्ड आइटरेशन द क्लोज्ड इंटरवल मस्ट बी एज पर फिगर, क्या हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी x1 एंड x3। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नोट करें तो f ऑफ x1 एंड f ऑफ x3 की जो वैल्यू है, प्रोडक्ट है, वो लेस देन 0 के बराबर है, राइट। तो अब आप मुझे बताएं कि फाइनली जो अब आपका फॉर एग्जांपल जो थर्ड रूट है वो कैसे निकलने वाला है। वो थर्ड रूट आपका निकलेगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय, सॉरी मैंने इसे x3 कह दिया, लेकिन आप इसे x2 सपोज कर लीजिएगा, वो गलती से मैंने x3 लिख दिया, x3 डिवाइडेड बाय, फिर मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ ताकि ये वाली कन्फ्यूजन आ रहा है, वो मैंने गलती से लिख दिया, x2 सपोज कर लें, तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, राइट। तो ये डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ से आपको जो है वो, फिर यहाँ से आपको एक न्यू अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगी और ये आपका न्यू रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आइटरेटिव प्रोसेस है। तो फाइनली ये प्रोसेस जो है इस तरह मूव करता जाएगा आपके पास उस वक्त तक जब तक आप इसके फाइनल रूट नहीं फाइंड आउट कर लेते। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपकी ये बात क्लियर हो गई है कि अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि ये जो नंबर ऑफ आइटरेशन है, इन नंबर ऑफ आइटरेशंस को आपने कब तक यूज़ करना है, यानी कब तक ये हम आइटरेटिव प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। तो इस आइटरेटिव प्रोसेस को रिपीट करते हुए कुछ एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, हाँ जी, कुछ एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट मैं आपके जहन में डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एरर्स को देख लेते हैं। एरर्स बेसिकली क्या होते हैं, आपको पता है कि एरर्स जो होते हैं, यानी मैं एरर्स क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, बेसिकली जब आप इसका प्रोग्राम या कोड लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर ये होगा कि आपका इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा एरर की बातें बता देता हूँ आपको। देखिए जी, एरर होता है, एक होता है एब्सोल्यूट ट्रू एरर, एब्सोल्यूट ट्रू एरर। अच्छा, ये जितने भी न्यूमेरिकल मेथड्स हैं इनके अंदर ये एरर वाली चीज़ कॉमन रहेगी। तो नेक्स्ट में मैं एरर्स को फर्दर डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। तो एब्सोल्यूट ट्रू एरर्स को यूजुअली एप्सिलॉन ए वाली नोटेशन और मॉड बनाकर शो किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है बेसिकली ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट, ये होता है आपके पास। इसी तरीके से जो सेकंड फार्मूला होता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर। जो एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर होता है उसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली, और ये एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है, बेसिकली ये रिलेटिव वैल्यू होती है, दिस इज ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू,
देन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, ये परसेंट में लिया जाता है। इसी तरीके से जो थर्ड एरर होता है वो कहलाता है एब्सोलूट, सब एब्सोलूट ही होते हैं, और इसे एब्सोलूट अप्रॉक्सीमेशन एरर, अप्रॉक्सीमेशन एरर, इसको और इसको आप अप्रॉक्सीमेशन एरर को इस तरह शो करते हैं ई ऑफ ए की नोटेशन से, राइट। तो ये अप्रॉक्सीमेशन एरर किसके इक्वल होता है? ये अप्रॉक्सीमेशन एरर बराबर होता है आपके पास यहाँ पर जो है वो करंट अप्रॉक्सीमेशन चाहिए होती है, करंट अप्रॉक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशन, प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशन डिवाइडेड बाय करंट अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। तो अच्छा जी, फर्स्ट टू फार्मूलाज के अंदर एक एरर ये है कि ख़राबी ये है कि अगर इसके अंदर ट्रू वैल्यू जब तक नहीं होगी तो ये फार्मूला रन नहीं कर सकता बेसिकली। और अप्रॉक्सीमेशन एरर में ये होता है कि आप हर अप्रॉक्सीमेशन से एक आंसर निकालेंगे और उसके दरमियान आप एरर फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज ये आपकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन थी ना, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में एक रिजल्ट आपके पास x1 का निकला। ये आपके पास सेकंड अप्रॉक्सीमेशन है, तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में आपके पास एक रिजल्ट निकला, और आप फाइनली इन दोनों के दरमियान एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये न्यू अप्रॉक्सीमेशन यानी करंट अप्रॉक्सीमेशन होगी, ये ओल्ड अप्रॉक्सीमेशन होगी। तो करंट अप्रॉक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशन डिवाइडेड बाय करंट अप्रॉक्सीमेशन मल्टीप्लाई बाय 100 के कर आप इसका एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम्स के अंदर ये सारी बातें मैं डिस्कस करूँ। और अप्रॉक्सीमेशन एरर हर आइटरेशन में कम होना चाहिए। इट मीन्स कि आप अपने ओरिजिनल रिजल्ट की तरफ कन्वर्ज कर रहे होंगे, राइट। तो एक तो ये इस तरह की एक न्यूमेरिकल अप्रोच मिल गई आपको कि आप जो है वो अप्रॉक्सीमेशन एरर किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमारा क्या होगा। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमारा ये होगा कि ये जो अप्रॉक्सीमेशन एरर है इसे लेस देन एंड इक्वल होना चाहिए एप्सिलॉन के, राइट। अब ये व्हाट इज द एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज प्री डिफाइंड टॉलरेंस। तो ये प्री डिफाइंड टॉलरेंस है। प्री डिफाइंड टॉलरेंस का मतलब ये है कि प्रॉब्लम के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि फॉर एग्जांपल मुझे 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मुझे रिजल्ट चाहिए। तो बेसिकली वो आपकी जो है वो प्री डिफाइंड टॉलरेंस होगी, राइट। तो ये नॉर्मली प्रॉब्लम के अंदर मेंशन होती है। तो आप क्या करेंगे, हम हर आइटरेशन के बाद अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालेंगे और अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालने के बाद इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे। सपोज कीजिए कि फर्स्ट आइटरेशन में अप्रॉक्सीमेशन एरर 25% है और इसमें जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 0.005 है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें नेक्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करनी होगी। तो जैसे ही ये अप्रॉक्सीमेशन एरर यानी ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आप अपनी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी को अचीव कर लेते हैं, यानी आपका रिजल्ट और कैलकुलेटर का रिजल्ट इक्वल होता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इस पूरे बाइसेक्शन मेथड को परफॉर्म करना है। तो हम जो है वो इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम अपने इसका एक और तरीका है एरर फाइंड आउट करने का, वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1। बहुत सिंपल सा मेथड है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम ये है कि आप बाय ब्रैकेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहते हैं फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन है बेसिकली नॉन लीनियर इक्वेशन है -4x - 5। तो मैं अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर आपको बता चुका हूँ कि हम इन मेथड्स को किन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये अपने सॉल्व करनी है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हम ज़रा जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने इस प्रॉब्लम के लिए ब्रैकेट फाइंड आउट करना होगा। तो बेसिकली तो जो आपका सोल्यूशन होगा वो उसके लिए आपका यानी आपका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा आपका, वो फंक्शन होगा आपके पास x³ - 4x - 5। ठीक है जी। तो ब्रैकेट फाइंड आउट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक जो है वो एक चाहें तो एक टेबल बना लें। यानी मुझे लगता है कि सबसे सूटेबल तरीका यही होता है ब्रैकेट निकालने के लिए। जैसे ये मैंने इस तरह का एक टेबल फॉर्म कर लिया और डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो हम फंक्शन की वैल्यू को टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। ये मैंने ऐसी एक रफली आपके लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर x है और यहाँ पर मैं साइन चेक कर रहा हूँ, साइन ऑफ f। ठीक है जी, साइन f ऑफ x की साइन चेंज कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर -3 -2 -1। तो अप्रॉक्सीमेटली आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इसमें ना।
तो -3 -1 फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 हम यूजुअली इन्हीं नंबर्स के लिए साइन चेक कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर जब इस फंक्शन की 3 की वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो इसमें आंसर जो आता है उसकी साइन क्या होती है, नेगेटिव। मुझे साइन से काम है, फ़िलहाल अभी आंसर से काम नहीं है। यहाँ पर भी नेगेटिव आता है, यहाँ पर भी नेगेटिव आता है, 1 पर भी ये आंसर नेगेटिव है, 2 पर भी आंसर नेगेटिव है, बट 3 पर ही आंसर पॉजिटिव है और 4 पर भी आंसर पॉजिटिव निकल आया मेरे पास। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ब्रैकेट फाइंड आउट करनी है तो भाई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं आप। देखें बेतहाशा यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पर फिलहाल 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक इंटरवल चूज़ करना चाहें जो -3 और 4 हो, ये भी बिल्कुल ठीक होगा। इसी तरीके से अगर आप जो है वो -2 और 3 के दरमियान इंटरवल चूज़ करना है, बिल्कुल ठीक होगा। और सिंपल ये है कि आप इंटरवल साइज़ को अपने रूट से जितना ज़्यादा बड़ा रखेंगे उतनी नंबर ऑफ़ आइटरेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी अपने रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए। ठीक है जी। तो जो हमारा फाइनल इंटरवल हम चूज़ कर रहे हैं वो है ये। ठीक है जी, काफ़ी क्लोज इंटरवल है। तो ये बन गया आपके पास। तो अब आप अपनी प्रॉब्लम को शुरू करने वाले हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपने f(2) पर इसका रिज़ल्ट निकाला तो f(2) पर इसका आंसर क्या आया। यानी जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है वो तो बता रहा है आपको कि f(2) का आंसर <0 है और ये भी आपको बता रहा है कि जो f(3) है इसका आंसर <0 है। तो इट मीन्स ये बताता आपको ये है कि f(2) एंड f(3) जो है वो बेसिकली <0 है। तो आपको मैंने बताया था कि जब आप कोई ब्रैकेट फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके ऊपर फ़ौरन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लग जाता है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये बताता है कि इस इंटरवल के दरमियान एक रूट कंपलसरी है कि वो एग्जिस्ट करता होगा, राइट। देयरफॉर at least one real root in 2, 3। तो एक रियल रूट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब इस रूट को आप फाइंड आउट कैसे करने वाले हैं, वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि आपने इंटरवल को बाइसेक्ट करना होता है। ठीक है। जो आप क्या करने वाले हैं उसके लिए, तो जो c की वैल्यू है वो a + b / 2 से कंप्यूट करने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह ये हमने एक थोड़ा सा बेसिक वर्क कर लिया। तो अब हमारी जो फर्स्ट आइटरेशन है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आइटरेशन में जो c की वैल्यू है, जो फर्स्ट आइटरेशन है हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आइटरेशन में जो पहला रूट आपके पास निकलेगा उस रूट को आप चाहें तो उसको x1 भी कह सकते हैं, सिंपल c भी रहने दे सकते हैं, जो आपको लगता है। तो मैं अगर चाहूँ तो उसको x1 भी कर सकता हूँ। तो चले मैं आपके लिए x1 यूज़ कर लेता हूँ। तो जो मेरा पहला रूट होगा x1, आप नोटेशन से कंफ्यूज ना होइएगा। आप चाहें तो उस रूट को c से रिप्रेजेंट कर लें, चाहे तो उस रूट को आप x1 से x2 से इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास a + b / 2। तो जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रूट निकलेगा तो इसमें ये a है और ये आपके पास b है, विच इज़ इक्वल टू 2 + 3 / 2। ये आंसर हो जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। ठीक है। नेक्स्ट आइटरेशन शुरू करने से पहले आपने इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगेन डिटरमिन करनी है। तो ये जो f(2.5) आपने निकाला है, इस पर आपका जो आंसर है आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसको वापस फंक्शन में पुट कर दीजिएगा तो वो बनेगा 0.625। और ये जो 0.625 है ये अगेन >0 है। तो नेक्स्ट आइटरेशन के लिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंटरवल क्या होगा। इसमें हर आइटरेशन के लिए आपको एक्चुअली इंटरवल की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो आप नोट कीजिए कि जो 2.5 है ये >0 है और इसी तरीके से 3 भी >0 है। इसी तरीके से प्रीवियसली 2 <0 है। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट इंटरवल आपका फॉर्म होगा वो 2 और 2.5 के दरमियान होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो हमें पता लगा इसी आइटरेशन में कि जो आपके पास नेक्स्ट इंटरवल है आपके पास, जी जनाब, जो सेकेंड आइटरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेकेंड आइटरेशन को परफॉर्म करने से पहले आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर पहले चलें आप इसको यूँ लिख लें, ये जो f(2) एंड f(2.5) ये एक्चुअली <0 है। ठीक है जी। देयरफॉर जो आपका इंटरवल होगा वो इंटरवल क्या बन जाएगा 2, 2.5, राइट। अब आप चलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट आइटरेशन पर। तो अब आपने मूव किया अपनी सेकेंड आइटरेशन पर। तो अब आप चलेंगे अपनी सेकेंड आइटरेशन प्रोसेस पर। तो
जो सेकेंड आइट्रेशन आप परफॉर्म करने वाले हैं, अब वो सेकेंड आइट्रेशन में जो अब आपका रूट x2 निकलने वाला है वो किन दो वैल्यू के दरमियान होगा, 2 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2 पर। तो 2 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका रिजल्ट जो है वो कैलकुलेटर से जब आप निकालेंगे तो आप क्रॉस चेक कीजिएगा, 2.25 आएगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करने से पहले आपने f(x2) भी निकालना होगा, यानी f(2.25) भी कंप्यूट करना होगा। तो f(2.25) की जो वैल्यू है वो बनती है -2.6094, और ये आंसर एक्चुअली <0 है। तो अब आप प्रीवियसली चेक करके बताएं कि देखें ये तो आंसर है <0, राइट। अब आप देखें कि नेक्स्ट प्रीवियसली पॉजिटिव कौन सा रिजल्ट है, तो ये <0 है, और अगर आप ये f(x1) के ऊपर चेक करें तो ये आपके पास >0 है। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट ब्रैकेट हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो x1 और x2 के दरमियान होगी, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं एरर का थोड़ा सा आपको नहीं साथ साथ नहीं करवा रहा हूँ एरर के लिए, वो मैं किसी और एग्जांपल में आपको करवाता हूँ ताकि पहले आप इसको ज़रा अच्छे से समझ जाएं। तो जो थर्ड आइटरेशन आप परफॉर्म करने वाले हैं, थर्ड आइटरेशन, वो थर्ड आइटरेशन क्या होगी आपके पास, वो थर्ड आइटरेशन आपके पास अब जो नेक्स्ट बन जाएगी, और उसके लिए जो मैंने बल्कि यहाँ नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो आपका इंटरवल है क्या होगा भाई, कि ये जो f(x1) और ये जो f(x2) निकाला है, इनका प्रोडक्ट <0 नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, देखिए फिर बता देता हूँ आपको, ये <0 है, >0 और ये <0, यानी इनका प्रोडक्ट <0 है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो इंटरवल होगा वो इंटरवल क्या होगा, इंटरवल आपके पास बन जाएगा, जी जनाब, नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा आपके पास, एक आपके पास जो है वो कैसे लिखेंगे ये इंटरवल को, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये लिखेंगे 2.25, छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है, तो ये आ जाएगा 2.25, और फिर आपके पास जो है ये f(x1) की जो वैल्यू है वो 2.5 है, देन 2.5, राइट। अब आप जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन आप परफॉर्म करने वाले हैं, तो नेक्स्ट आइट्रेशन आप के पास जब x3 आप कंप्यूट करेंगे तो x3 की वैल्यू होगी 2.25 + 2.5 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कीजिए तो ये रिजल्ट बन जाएगा 2.375, ठीक है जी। तो अब इस वाले पॉइंट के ऊपर नेक्स्ट आइट्रेशन से पहले ये जब आप वैल्यू कंप्यूट करेंगे, यानी f(2.375) की आप वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो रिज़ल्ट है ये बन जाएगा -1.1035, राइट। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपको आपकी डिज़ायर एक्यूरेसी अचीव नहीं हो जाती, ठीक है। यानी इसी तरीके से आप वैल्यूज़ को कंप्यूट करते रहेंगे। दिस वे द iteration might be progressed until the desired accuracy is achieved। जब तक आपको डिज़ायर एक्यूरेसी अचीव नहीं हो जाती तब तक आपने इस प्रोसेस को मूव करते जाना है, राइट। तो ये आपके पास था बाइसेक्शन मेथड। तो इस तरह बाइसेक्शन मेथड वर्क करता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मैंने एरर अभी फ़िलहाल आपको नहीं निकाला, तो आप जो है वो एरर को भी साथ साथ कंप्यूट कर सकते हैं, यानी हर आइट्रेशन में आपने एरर भी निकालना होता है, ठीक है जी। तो मैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जो है वो एरर को भी शामिल करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको एरर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाए कि एरर आपने कैसे निकालना है। वैसे तो खैर कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है एरर। अगर अगर आप एरर नहीं भी निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं आप, अगर आपने एरर फॉर एग्जांपल नहीं भी फाइंड आउट करना तो आप अपनी आइट्रेशन को उस वक्त तक रिपीट करते रहें उस वक्त तक आप रिपीट करते रहेंगे जब तक आपके पास जो है वो ये जो आपके पास अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज़ हैं ये रेकर करना शुरू नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल 2.375 फॉर एग्जांपल अगर 3 टाइम्स कहीं पर भी रिपीट होना शुरू हो जाता है तो इट मीन्स वही आपका फिर रिक्वायर्ड रूट होगा, राइट। तो चूँकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी तो मैं बाइसेक्शन मेथड को यहीं पर यानी बाइसेक्शन मेथड का जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं यहीं पर ब्रेक कर रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी एक और एग्जांपल को डिटेल से डिस्कस करते हैं, और एक दो बात आपको और भी बतानी है वो इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ देखते रहिए मेरे चैनल को, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक्स।